नमस्कार दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 18 अक्टूबर से सारी न्यूज़ को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि कश्मीर में लगातार दूसरे दिन आतंकियों ने की बिहारी श्रमिकों की हत्या। ठीक है, तो कल जो है एक उत्तर प्रदेश के श्रमिक को और एक बिहार के श्रमिक की हत्या की गई थी। आज जो है दो आपके जो कल शनिवार को कल का अखबार में हम लोग देखे थे कि आपके एक उत्तर प्रदेश के नागरिक और एक जो बिहार के नागरिक की हत्या की गई थी। ठीक है, नागरिक तो भारत के होते हैं, लेकिन इस बोल सकते हैं कि जो श्रमिक थे उत्तर प्रदेश के थे और एक बिहार के थे। लेकिन जो कल शनिवार को, ये शुक्रवार की दो हत्या की गई थी और कल शनिवार को जो है दो हत्या की गई है। बिहार के जो श्रमिक थे उनकी हत्या की गई है। ये दोनों आपके किराए के मकान पर रहते थे और इनके घर में घुसकर जो है आतंकियों ने इन लोगों को गोलियां मार दी है। ठीक है, तो और उसके बाद देखिए जो आतंकवादी होते हैं गोली मार के सीधे वहाँ से फरार हो जाते हैं और उसे हमारी सेना पकड़ भी नहीं पाती है। हमारी सेना ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक जो भी आतंकवादी, इन सभी जो इनोसेंट व्यक्ति हैं जो कुछ जानते भी नहीं हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। तो अभी तक जो आतंकवादी पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन सेना हमारी ऑपरेशन चला रही है। देखिए सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। अब आतंकवादी जो हैं पहले सेना को निशाना बनाते थे, लेकिन जो आतंकवादी हैं उनको पता है कि सेना से हम हमेशा हार जाते हैं। तो अब उनको जो सबसे आसान लग रहा है, तो जो इंसान व्यक्ति है, जो मतलब कि इनोसेंट व्यक्ति है, जिसे कुछ पता नहीं है, उसे चलो गोली मार देते हैं और उससे क्या होगा कि एक दहशत पैदा हो जाएगा। और इससे देखिए जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था उसी को नुकसान होगा, क्योंकि करीब 1 लाख मजदूर वहाँ काम करते हैं। अगर सारे मजदूर चले जाएंगे तो जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो सरकार को जो है कोई प्री स्टेप लेना चाहिए, जैसे कि जो आतंकवादी जो हैं मारने से, जो नागरिक हैं उनको मारने से पहले ही सरकार को कोई स्टेप लेना होगा, ताकि जो भी कल भी बोले थे आपको कि एक तरीके से जो डर का माहौल कायम हो गया है जम्मू कश्मीर में, उससे सरकार को निजात दिलाना होगा। ठीक है, नहीं तो जो भी मजदूर आपके जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्टेट चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि कोर्ट में बोले निहंग, हाँ हमने युवक को मारा। तो बस हमारे काम का नहीं, बस जान लीजिए कि जो दिल्ली बॉर्डर है वहाँ पर एक घटना घटी थी कि एक युवक को जो है जो निहंग लोगों ने एक तरीके से उसे निर्मम तरीके से मार दिया था और बोला था कि जो युवक है उसने मेरे धर्म का अपमान किया था। यहाँ तक जो निहंग है इनके द्वारा कोर्ट में भी बोला गया कि अगर जो मेरे धर्म का अपमान करेगा उसे हम मारेंगे ही। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि जो निहंग लोग हैं इनको संविधान से कोई डर नहीं, इनको कानून से कोई डर नहीं है। नेक्स्ट है कि इसे नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इजरायली ड्रोन से चीनी सेना की हरकतों पर नज़र। तो उस जो इजराइल की ड्रोन है उसका नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो आपके अरुणाचल प्रदेश जो है आपको दिखाते हैं मैप में। ठीक है, आपको वहीं पर समझा देंगे सारा कुछ। ये देखिए अपना अरुणाचल प्रदेश है और इसकी सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। ये आपके अपना सीमा है। ठीक, चाइना और भारत के बीच में। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि कुछ दिन पहले आप न्यूज़ में सुने होंगे, कुछ चीन की सेना जो है भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक जो है उसे खदेड़ के बाहर भगा देते हैं भारतीय सीमा से। ठीक है, तो ये आपके जो सीमा है सबसे बहुत बोलते हैं ना कि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर हर जगह आप सैनिक को नहीं लगा सकते हैं। तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया, तो सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि जो इजराइल की ड्रोन है उसका नाम क्या है, नोट कर लीजिएगा, हेरॉन ड्रोन। ठीक है, हेरॉन ड्रोन के माध्यम से जो सीमा है इसकी निगरानी की जाएगी। ठीक है, जो हेरॉन ड्रोन है ये किससे खरीदा गया है, इजराइल से। और हेरॉन ड्रोन के माध्यम से जो है जो आपकी ये सीमा है इसकी निगरानी की जाएगी। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी की जाएगी। और जो हेरॉन ड्रोन है इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत है कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई से जो है निगरानी कर सकता है और दिन रात हो या दिन ये 24 घंटा जो है निगरानी कर सकता है। साथ में अगर मौसम काहे ना बर्फ़बारी हो चाहे बारिश हो, किसी भी मौसम में जो हेरॉन ड्रोन है लगातार आपके जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है उस पर नज़र रख सकता है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि भारत सरकार जो है हेरॉन, नोट कीजिएगा, एक था हेरॉन ड्रोन, अब एक है हेरॉन TP ड्रोन। नोट कर लीजिएगा, हेरॉन जो TP ड्रोन है भारत जो है इजराइल से लीज पर ले रहा है। ठीक है, इजराइल से क्या पर ले रहा है, लीज पर ले रहा है कुछ समय के लिए। ठीक है, और जो आपके हेरॉन ड्रोन है इसका, हेरॉन TP जो ड्रोन है इसका भी काम क्या होगा, तो जो अरुणाचल प्रदेश सीमा है उसी का निगरानी करना। और इसकी खासियत क्या है,
तो इसकी खासियत है कि आपके 35,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी रख सकता है। ठीक है, 35,000 फीट से जो आपके चाइना के जो सैनिक है उसकी मूवमेंट पर निगरानी कर सकता है। साथ में आपको याद रखना है कि 45 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम है, मतलब कि 45 घंटे तक लगातार जो आपकी अपना जो सीमा है उसकी निगरानी कर सकता है। और जो आपके हेरोन है, ठीक है, हेरोन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बगुला। ठीक है, देखते हैं बगुला कितना ध्यान से मछली को पकड़ता है, उसी प्रकार से जो हेरोन टिपे ड्रोन है बहुत ध्यान से जो है अपनी सीमा की निगरानी करेगा। साथ में आपको याद रखना है कि रुद्र हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की जाएगी जो इस इलाके में, नोट कर लीजिएगा। रुद्र जो है हेलीकॉप्टर है इसकी भी तैनाती की जाएगी इस सीमा की निगरानी करने के लिए। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। साथ में जो अरुणाचल प्रदेश है वर्तमान में इसके सीएम का नाम क्या है, तो पेमा खांडू नाम है। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है बीडी मिश्रा। ठीक है, बीडी मिश्रा। और आपको कुछ दिन पहले बताए होंगे सेला दर्रा, सेला दर्रा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग को जोड़ता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, तो असम और नागालैंड से लगती है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर में आपके लोकटक झील है। ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील है और लोकटक झील में जो है केवल लामजाओ नेशनल पार्क है जहाँ पर डांसिंग डियर मिलती है। जो लोकटक झील है मीठे पानी का नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा झील है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि बच्चों और किशोरों के टीकाकरण का फैसला जल्द लिया जाएगा, अभी लिया नहीं गया है, लिया जाएगा। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है, तो बीके पाल, नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है, तो बीके पाल हैं। ठीक है, ने कहा कि वैज्ञानिक तर्क और टीके की आपूर्ति के आधार पर होगा निर्णय। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो बच्चों को 2 टीका दिया जा सकता है जिसका एक नाम क्या है, जाइकोव डी, क्या नाम है, जाइकोव डी है। ठीक है, जो आपके 12 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाया जा सकता है। और एक है कोवैक्सीन, कौन है, कोवैक्सीन। जो कोवैक्सीन कौन बनाएगा, भारत बायोटेक बनाएगा। और जो कोवैक्सीन है 2 से 18 वर्ष के जो आयु वाले बच्चे को दिया जा सकता है, जबकि जो कोवैक्सीन है इसकी इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में मंदिर पर फिर हमला। तो लगातार आपको पढ़ा रहे हैं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो हिंदू क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, हिंदू क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन पर लगातार हमला किया जा रहा है। और किस आरोप में हमला किया जा रहा है, तो एक फेसबुक पर अफवाह फैला था इस निंदा का कि जो हिंदू लोगों ने जो है कुरान का अपमान कर दिया है, और उसी अफवाह के कारण जो मुसलमान के कट्टरपंथी लोग हैं लगातार हिंदुओं पर और हिंदू के जो भी मंदिर हैं, उनके पंडाल हैं, उन सभी पर हमला किया जा रहा है, जिसमें बहुत से हिंदू मारे भी गए हैं। ठीक है, और इसी क्रम में जो अपना हिंदू समाज है, जो हिंदू समाज है, इनके द्वारा बोला गया है कि जब तक सरकार जो है प्री स्टेप नहीं लेती है, मतलब कि सरकार जो है जो हमला हो रहा है उसे रोकती नहीं है, तब तक जो है हम अनशन पर रहेंगे। ठीक है, तो कुछ जगह पर जो है जो हिंदू समुदाय के लोग हैं लगातार अनशन पर बने हुए हैं। ठीक है, देखिए जो मामला को जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इसे बहुत तेज़ी से निपटाना चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो बांग्लादेश में माहौल ख़राब हो जाएगा हिंदुओं के प्रति, तो सरकार, जो बांग्लादेश की सरकार है, उसको प्री स्टेप लेना चाहिए कि जो ये हमला किया जा रहा है अल्पसंख्यक पर, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ताकत के साथ में रोका जाना चाहिए, नहीं कि हम ठीक खानापूर्ति कर रहे हैं, खानापूर्ति नहीं करना होगा। और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। ठीक है, तो शेख हसीना का जो है बहुत तेज़ी से काम करना होगा, क्योंकि लगातार 4-5 दिन से न्यूज आ रहा है। ठीक है, तो ये मानवता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत में भी देखिए, भारत में क्या है कि भारत में मुस्लिम समुदाय नहीं है क्या, भारत में भी मुस्लिम समुदाय हैं, लेकिन कभी हिंदू जो लोग हैं मुस्लिम पर हमला नहीं करते हैं कि आपके जो त्यौहार आ गया हम आप पर हमला करेंगे, नहीं। आप कभी सुने हैं कि भारत में कोई इस निंदा पर कोई मुस्लिम को मार दिया, नहीं, एकदम नहीं। या कोई मुस्लिम हिंदू को मार दिया, नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, तो अगर ये जो भी अगर हो रहा है बांग्लादेश में, तो वहाँ की सरकार को तुरंत स्टेप लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से बुरे हालात और मृतक की संख्या आपके 22 हो गई। तो केरल में पता है आपको भारी बारिश हुआ है और वहाँ पर बाढ़ आ गया और भूस्खलन भी हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अच्छा भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है कि जो पहाड़ का जो मलबा होता है वो एकाएक नीचे गिर जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं भूस्खलन। उसके बाद नेक्स्ट है कि बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
गुजरात के जंगलों में ठिकाना बनाना चाहता है आईएस, ठीक है। जो आईएस आतंकवादी है इस्लामिक स्टेट, ठीक है, इस्लामिक स्टेट जो खुरासान है वो भारत में भी अपना पाँव पसारना चाहता है। और किस किस स्टेट में, तो बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के जंगलों में। किसके तर्ज पर, तो जो भारत में नक्सली हैं उसी के तर्ज पर जो इस्लामिक स्टेट है वो भी चाहता है कि भारत में अपना पाँव पसारें, ठीक है। लेकिन जो भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ है NIA, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, इनके द्वारा बोला गया कि अभी तक जो है आईएस अपने मंसूबों में कामयाब नहीं रहा है भारत में। नेक्स्ट है कि पिछले साल से कम है आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें, ये सरकार के द्वारा बोला गया है। और प्याज की कीमत को और कम करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक जारी किया है। तो आपको पता है कि ये करीब 10 दिनों में जो है प्याज का रेट जो है 20 से 25 रुपया महंगा हो गया, ठीक है, 20 से 25 रुपया महंगा हो गया है। तो इसी क्रम में आप लोग पढ़ सकते हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के काम की बात है नहीं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका नाम क्या है, तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो एम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है, एम वेंकैया नायडू। और आपको याद रखना है कि जो एम वेंकैया नायडू या जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको वेतन भत्ता किस लिए दिया जाता है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए, ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ पर नोट कीजिएगा कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, बंडारू दत्तात्रेय से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सरला, ठीक है, सरला। तो स से संसद किस आर्टिकल में, तो 79। राज से राज्यसभा 80 में। और ला से लोकसभा ये किस में, 81 में। तो नोट कर लीजिएगा। तो संसद किस में, 79 में है। और आपकी राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होने की संभावना है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके माध्यम से। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है। इसमें आपको याद रखना है कि जो आपके स्नातक है इसका पाठ्यक्रम 4 वर्ष होने की संभावना है। इसमें 3 वर्ष का भी होगा और 4 वर्ष का भी होगा और 2 वर्ष का भी होगा, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो जो भी आपके विश्वविद्यालय के जो हेड हैं उनको विश्वविद्यालय जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इस पेज में ज़्यादा आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है कि देश का पहला शराब संग्रहालय खोला गया है। तो देश का पहला शराब संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तो गोवा में खोला गया है, ठीक है, गोवा में खोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने जारी की प्रभावशाली दक्षिण भारतीय कलाकारों की सूची। तो जो फोर्ब्स है उसके द्वारा दक्षिण कलाकारों की सूची जारी की गई है। उसमें सबसे जो ताकतवर महिला है उनका नाम क्या है, तो रश्मिका मंदाना, ठीक है, रश्मिका मंदाना। से नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सधे कदमों से तय हो अफगान नीति, किसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, तो विवेक काटजू के द्वारा लिखा गया है। अफगानिस्तान में अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत को यथार्थवादी, लचीली और कुशाग्र नीतियाँ अपनानी होगी, ठीक है, विवेक काटजू के द्वारा बोला गया है। इसमें आपको याद रखना है कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने जो है हथियार के दम पर कब्जा कर लेता है। और आपको याद रखना है कि जो भारत का विचार और अफ़गानिस्तान का विचार दोनों क्या है, एक दूसरे के उलट है। दोनों का विचार क्या है, एक दूसरे का उलट है। इसमें आपको याद रखना है कि जो तालिबान है 1996 से 2001 तक जो है अफ़गानिस्तान में पहली बार शासन करता है उसका, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट फर्स्ट। तो 1996 से 2001 तक आपके शासन करता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब ये शासन करता है 1996 से 2001 तक, तो उसको उस समय यूनाइटेड नेशन ने मान्यता नहीं दिया था। और मान्यता किसे दे रखा था, तो आपको याद रखना है कि उस समय जो मान्यता दे रखा था बुरहानुद्दीन रब्बानी, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, उस व्यक्ति का नाम है बुरहानुद्दीन रब्बानी, ठीक है, रब्बानी। जो रब्बानी थे इनका अफ़गानिस्तान के 10% भूमि पर कंट्रोल था। तो जो यूनाइटेड नेशन था इन्हीं को जो है लीगल सरकार की मान्यता दे रखी थी, जबकि तालिबान को इलीगल सरकार की मान्यता दे रखी थी। वर्तमान में क्या हुआ कि वर्तमान में जो आपके लोकतंत्र में जो उपराष्ट्रपति थे अमरुल्लाह सालेह, नाम क्या था, अमरुल्लाह सालेह, सुने होंगे आप लोग। तो अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लेकिन जो आपके अमरुल्लाह सालेह थे इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं था, इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं था।
तो जो यूनाइटेड नेशन है अब इन्हें किस प्रकार से सरकार की मान्यता देगी? आपके पास तो ज़मीन होना चाहिए ना। सरकार, किसी भी सरकार के लिए क्या होता है, देश के लिए आपके पास ज़मीन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। लेकिन आपके पास तो जनसंख्या भी है, सब चीज़ है, लेकिन आपके पास ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, आप ज़मीन, किसी ज़मीन पर कब्जा, जैसे कि जो आपके अमरुल्लाह साले, उनका अफ़गानिस्तान की कोई भी ज़मीन पर कंट्रोल नहीं है। इनका कंट्रोल था कहाँ पर? पंजशीर पर। तो जो पंजशीर भी है, जो आपके तालिबान ने अपने हथियार के दम पर उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको आते हैं भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते पर। इसमें आपको याद रखना है कि वर्तमान में तो आपके तालिबान की सरकार है, तो जो पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो तालिबान की सरकार है उसमें अच्छा रिश्ता हो, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान का इस्तेमाल जो है हम भारत के ख़िलाफ़ करें। क्या करें? भारत के ख़िलाफ़ करें। लेकिन जो विवेक काटजू है, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि भारत को जो है ज़्यादा समय तक जो है तालिबान से अलग नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा समय तक जो है तालिबान से अलग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत सा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, हमें सबसे पहले अपना देश के हित देखना चाहिए, तभी हम आगे कुछ देखेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें अपने देश का हित देखना चाहिए। तो उसी क्रम में जो विवेक काटजू बोलते हैं कि जो तालिबान है, इनका इंडायरेक्ट रूप से कहना है कि जो तालिबान है उससे हमें रिश्ते को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक, हम तालिबान को मानता ना दे, बात अलग है, लेकिन उससे रिश्ते को हमें ठीक करना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो भारत को जो है अपना एक अधिकारी, एक छोटा सा अधिकारी टीम तैनात करनी होगी। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है, जो तालिबानी सरकार है, उनसे बात करे और भारत के लिए रिश्ते अच्छे करे। ठीक है, भारत के लिए रिश्ते अच्छे करें। और भारत के द्वारा जो विवेक काटजू है, इनके द्वारा बोला गया कि भारत लगातार जो आपके तालिबान है उनको बोलता रहा कि आप सरकार में जो है समावेशी सरकार बनाइए, मतलब कि सभी समुदाय के लोगों को आप सरकार में जगह दीजिए, महिलाओं को जगह दीजिए। साथ में जो भारत सरकार के द्वारा बोला गया है तालिबान को कि आप अपने ज़मीन का इस्तेमाल जो है आतंकवाद के खिलाफ होने नहीं दीजिए। ये तभी संभव है जब भारत सरकार जो है अगर रिश्ता ठीक अगर रखती है तालिबान से, तो तालिबान भी जो है इसके प्रति कुछ नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो हमें अपना हित देखना है, ये नहीं कि अपना हित छोड़ के हम पूरे दुनिया को भज रहे हैं। तो हमें पहले अपनी जनता को देखना, उसके बाद हम दुनिया को देखेंगे। ठीक है, तो विवेक काटजू जी का ये बोलना था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट है कि चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया आपको समझा देते हैं, पहले पढ़ लीजिए। चुनाव प्रक्रिया में कुछ ज़रूरी बदलाव कर चुनाव में होने वाले अनाप शनाप खर्चे पर लगाम लगा सकते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि जो वर्तमान में चुनाव होता है बहुत खर्चीला चुनाव होता है। ठीक है, जो पार्टियां होती हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो पैसे की गंगा बहा देते हैं। क्या करते हैं? पैसे की गंगा बहा देते हैं और अनाप शनाप पैसे खर्च करते हैं पोस्टर में। तो अपनी जो टीवी वाला ऐड हो गया वहाँ पर जिसे बोलते हैं ना, और पैसा बांटना, जो एक तरीके से अनाप शनाप बहुत ज़्यादा पैसा इनके द्वारा खर्च किया जाता है। खासकर जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रचार के माध्यम से जो अनाप शनाप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो जो राइटर है इनका बोलना है कि ऐसा किया जाए कि जो पार्टी प्रचार करती है, जो उम्मीदवार प्रचार करते हैं, उस पर रोक लगा दिया जाए। क्या किया जाए? उस पर रोक लगा दिया जाए। उस पर रोक लगा के क्या किया जाए? जो इलेक्शन कमीशन है खुद ही जो पार्टी है, जो उम्मीदवार है, उनका प्रचार जो है अपने स्तर से करवावे, ना कि पार्टी जो है अपने स्तर से करे। उसमें क्या होगा कि खर्चा कम आएगा और साथ में जितने भी आपके कोई अमीर पार्टी हो चाहे कोई निर्दलीय उम्मीदवार हो, सभी का एक स्तर से प्रचार किया जाए। ठीक है, इसमें ये नहीं कि जिसके पास बहुत सा पैसा है तो उसका हर जगह, हर टीवी, हर अखबार में उसका नाम भरा पड़ा है उस पार्टी का, और जिसके पास बेचारे पास कोई भी पैसा नहीं है तो वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगा, क्यों जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो अपने जो मुद्दे हैं, अपने जो कुछ उसका सोच है जनता के सामने वो रख ही नहीं पाएगा। अगर रख भी पाएगा तो बहुत सीमित स्तर तक लोगों के पास पहुंचेगा। तो इलेक्शन कमीशन अगर अपने स्तर से करेगी तो सभी लोगों की बात जो है जनता के पास में पहुंचेगी। तो राइटर का यही कहना है और बाकी कुछ राइटर का कहना नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोलर ऊर्जा का लक्ष्य पाने को हर साल जो है करना होगा 1.1 लाख करोड़ का निवेश। ठीक है, इसमें आपको आगे याद रखना है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से कितना बिजली उत्पादन किया जाए, तो 450 गीगावाट। ठीक है, 450 गीगावाट को बोला जाता है 450 गीगावाट को बोला जाता है 4.5 लाख मेगावाट। क्या बोला जाता है? मेगावाट। ठीक है, और इसमें जो है इसमें से जो
450 गीगावाट है, उसमें आपको 280 जो है 280 गीगावाट जो है किससे उत्पादन किया जाएगा, तो सोलर ऊर्जा से। किससे? सोलर ऊर्जा से उत्पादित किया जाएगा 280 गीगावाट बिजली। अगर 280 गीगावाट बिजली जो है सोलर ऊर्जा से उत्पादन करना चाहती है भारत सरकार, तो इसके लिए जो है 9 सालों तक लगातार जो है हर एक साल में कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो 1.1 लाख याद रखिएगा 1.1 लाख करोड़ रुपया जो है आपको निवेश करना होगा हर साल, जो बहुत बड़ा रकम है। ठीक है, अगर सरकार इतना निवेश नहीं कर पाती है तो जो सोलर ऊर्जा है तो जो सूरज प्लेट होता है उसका हमें जो बाहर की कंट्री हैं उनसे क्या करना पड़ जाएगा, आयात करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को बताया गया है कि भारत सरकार को जो है इतना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। साथ में जो सोलर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा में जो है जो PLI, आपको याद होगा PLI, लगातार आप लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो PLI क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर जो भी कंपनी सोलर ऊर्जा में काम करेगी तो उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, ATF से 30% ज़्यादा हुई पेट्रोल के दाम। ठीक है, ATF क्या होता है? ATF इसका फुल फॉर्म होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज़ में होता है। ठीक है, तो जो अभी 1 लीटर का मूल्य कितना है, हवाई जहाज़ का जो भी हवाई जहाज़ में पेट्रोल डलाता है तो उसका रेट है 79 रुपीज़। मतलब कि 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर होता है, सो नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। तो इसे बताया गया है कि यहाँ पर जो आपके हवाई जहाज़ से भी, जो हवाई जहाज़ का फ्यूल है उससे भी महंगा हो गया है जो आम पेट्रोल है जो आप गाड़ी में डलवाते हैं। ठीक है, जो एविएशन में जो आपके हवाई जहाज़ में इस्तेमाल होता है उस पेट्रोल का दाम है 1 लीटर का 79 रुपीज़ है, जबकि जो आप मोटरसाइकिल में डलवाते हैं उसका दाम करीब आपके 105 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, 105 रुपये प्रति लीटर है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो अमीरों को छूट दी जा रही है और गरीबों से शोषण किया जा रहा है, बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपका विचार है। नेक्स्ट है कि IS की खुली धमकी, हर जगह निशाने पर होंगे शिया मुसलमान। ठीक है, बगदाद से लेकर खुरासान तक हमले को दिया जाएगा अंजाम। तो जो आपके बगदाद है इराक़ की राजधानी है। ठीक है, तो बगदाद से लेकर खुरासान कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में। ठीक है, तो वहाँ पर तक जो है हमले को दिया जाएगा अंजाम, और इनके द्वारा बोला गया है कि जो शिया समुदाय है उनको खास कर मारा जाएगा। तो आपको याद भी होगा कि जब से जो तालिबान है अफ़गानिस्तान में सत्ता में आता है, तब से जो शिया समुदाय है उन पर अटैक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, बस समझ लीजिए कि क्या वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्रीलंका ने ईंधन खरीद के लिए भारत से मांगा $50 करोड़ का कर्ज। ठीक है, कितना? $50 करोड़, नोट कर लीजिएगा। और किस लिए मांगा, तो आपको पता है कि श्रीलंका में जो है विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है, तो इसीलिए श्रीलंका ने भारत से जो है ईंधन खरीदने के लिए $50 करोड़ का कर्ज मांगा है। और श्रीलंका के द्वारा बोला गया है कि 2022 के जनवरी तक ही इनके पास तेल का रिजर्व है। ठीक है, इनके पास जो है ईंधन का रिजर्व है। अगर भारत सरकार मदद नहीं करती है तो संकट में आ जाएगी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, पूरे देश ही संकट में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो श्रीलंका है उसकी सरकारी तेल कंपनी का नाम क्या है, तो सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन उनके कंपनी का, सरकारी कंपनी का नाम है। और आपको याद रखना है कि जो श्रीलंका में इतना तेल का संकट क्यों पैदा हो गया, तो इसलिए पैदा हो गया क्योंकि जो विश्व मार्केट है वहाँ पर तेल के रेट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। ठीक है, तेल का रेट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, और उसके बाद देखिए लिखा गया है कि पहले 7 महीने में देश का तेल जो बिल है 41.5% बढ़कर $2 अरब हो गया। ठीक है, तो जो तेल का रेट बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है जो विदेशी मुद्रा है
श्रीलंका एक तो कमा भी नहीं पाया क्योंकि कोरोना काल था, और श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था आपके पर्यटन पर है, तो उसके कारण उनके पास विदेशी मुद्रा भी नहीं आ पाई, और जो तेल का दाम है वो बढ़ गया, उसके कारण श्रीलंका में संकट पैदा हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि संबंधों को नई मजबूती देने जयशंकर पहुँचे इजराइल। तो कल देख चुके हैं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका इजराइल का दौरा है। ठीक है, तो इजराइल पहुंच भी गए हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति इसाक हरजोग से भी ये मिलेंगे, साथ में जो आपके इजराइल के विदेश मंत्री उनसे भी मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि 26 अक्टूबर को हो सकता है कोवैक्सीन को आपके आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने का फैसला तो लगातार चल ही रहा है, जब शामिल हो जाएगा तो बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान पर नोट कीजिएगा, अफ़गानिस्तान पर जो है NSA, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ता की मेज़बानी करेगा भारत। इसमें जो पाकिस्तान है उससे भी निमंत्रण भेजा गया है कि आप भी आइए इस बातचीत में। ठीक है, तो इसमें जो है रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान को आपको निमंत्रण दिया गया है इस बातचीत में। लेकिन अभी जो आपको वर्तमान में हम बता रहे हैं, तो अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान ने अभी इस निमंत्रण को अभी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो न्यूज आ ही जाएगा, तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जो भारत आपकी मीटिंग बुला रहा है, इसमें किस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, तो इसमें आपके अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। तो अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर क्या बातचीत की जाएगी, तो पहला मुद्दा होगा आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद होगा, और दूसरा मुद्दा क्या होगा, तो अफ़गानिस्तान में जो मानवीय संकट पैदा हो गया है उस पर बातचीत की जाएगी। और तीसरा मुद्दा क्या होगा, तो तालिबान सरकार को मान्यता देना, वार्ता पर जो आपके बातचीत होगी कि तालिबान को मान्यता देना है कि नहीं देना है, तालिबान अपने अंदर क्या सुधार करेगा तो उसे हम मान्यता देंगे, इन सारे मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सभी निवेशकों के लिए मौका। सीतारमन कौन है, तो हमारी वित्त मंत्री हैं सीतारमन। इनके द्वारा अमेरिका का दौरा किया गया, और इनके द्वारा अमेरिका में बोला गया कि चुनौतीपूर्ण समय में भी डिजिटलीकरण का पूरा लाभ उठा सकते हैं आपके जो भी बिजनेसमैन हैं भारत में आके। ठीक है, तो अभी बातचीत ही चल रहा है, तो अगर जो बातचीत के बाद जो कंक्रीट निकल के आएगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी बॉल टू बॉल कमेंट्री से फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कौन है, तो IMF के अध्यक्ष हैं। ठीक है, IMF के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की IMF से $1 अरब के कर्ज पर वार्ता बेनतीजा रही। जो आपके पाकिस्तान है वो आपके IMF जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उससे $1 अरब कर्ज लेना चाहता है, लेकिन वो जो कर्ज की बातचीत थी वो बेनतीजा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत व अमेरिका की नौसेनाओं में बढ़ी सामाजिक साझेदारी किसके द्वारा बोला गया है, तो करमबीर के द्वारा बोला गया। करमबीर कौन है, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। ठीक है, उसके बाद नोट कीजिएगा कि भारत और अमेरिका के सैनिकों ने खेली कबड्डी और फुटबॉल। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है अलास्का कहाँ पर है, USA में आपको लास्ट में मैप में दिखा देंगे कि अलास्का कहाँ पर है। ठीक है, उसे आप लोग लास्ट में तक देखिएगा। तो वहाँ पर जो है एक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो एक जो एक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में कहाँ पर किया जा रहा है, अलास्का में किया जा रहा है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका है, इसे यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो प्रिंस विलियम ने दिए इको ऑस्कर। तो जो इको ऑस्कर है ये किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में सौर ऊर्जा से ई-रिक्शा बनाने वाली छात्रा के नाम है बिनीसा उमाशंकर को दिया गया है। और दूसरा व्यक्ति जो भारत के हैं, दिल्ली में आपके पराली की जो आपके समस्या होती है, तो उस पराली से जो है जैव उत्पादों में जो पराली है उसे जैव उत्पाद में बदलने के लिए जो है जो तकनीक विकसित किया गया है उनका नाम है विद्युत मोहन। उन्हें दिया गया है इको ऑस्कर। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसे आप लोग पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा और इसे ढंग से लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूसरे ग्रह के अध्ययन में वैज्ञानिकों को मिली सफलता। तो इसे पढ़ लीजिए। सोवियत संघ के वेनेरा 4 अंतरिक्ष शोधयान ने 1967 में शुक्र ग्रह के वातावरण में प्रवेश कर वहाँ की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया, और
यह इस तरह का पहला अध्ययन था। 12 जून को लॉन्च मिशन आज ही पूरा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि लंबी दूरी की पहली टेलीफोन लाइन की अमेरिका में शुरुआत आज ही होती है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। कितनी 1529 किलोमीटर लंबी टेलीफोन लाइन की शुरुआत आज ही होती है 1892 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं है, तो वैज्ञानिकों का एक दल ने बोल दिया कि जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। और इनके द्वारा कारण बताया गया कि क्योंकि जो शुक्र है उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पानी नहीं हो सकता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो पानी नहीं हो सकता, अगर पानी होगा भी तो वो भाप के रूप में होगा। पानी अगर होगा भी तो भाप के रूप में होगा, क्योंकि जो आपके शुक्र है वहाँ पर तापमान और दबाव ऐसा नहीं है कि जहाँ पानी रह सके, ठीक है। तो जो जीवन की संभावनाएं थी शुक्र से आपके समाप्त हो गई है। साथ में आपको याद रखना है कि जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर मोटा कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण है, मोटा कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण है, ठीक है। आपको लास्ट में 2 पॉइंट याद रखना है कि IPL से, ठीक है, जो आपको हम बताए नहीं है तो उसे नोट कर लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है हर्षल पटेल। जो हर्षल पटेल हैं उन्हें पर्पल कैप दिया गया, ठीक है, उन्हें पर्पल कैप दिया गया, नोट कर लीजिएगा। जबकि जो चेन्नई सुपर किंग्स के जो खिलाड़ी हैं जिसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़, इन्हें कौन सा कैप दिया गया तो इसे नोट कर लीजिएगा। इन्हें दिया गया है ऑरेंज कैप, बल्लेबाजी में ऑरेंज कैप और गेंदबाजी में पर्पल कैप, दोनों नोट कर लीजिएगा। हमने आपको बताया नहीं था, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।